तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बताया है जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है। इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन देन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट इज़ देयर, बट नो कंसिडरेशन देन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब इसका कि सर अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है, बट ये नहीं है कि एडुकेट कंसिडरेशन हो। अगर 100 रुपये की चीज़ अगर मैं 1 रुपये में भी ख़रीद लेता हूँ तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है। अगर मैं 100 रुपये की चीज़ फ्री में ख़रीद लेता हूँ, उसका कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ फ्री में, तो वो एक तरह से गिफ्ट हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। गिफ्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो हम देखेंगे कि एक्सेप्शंस में आता है वो, बट कंसिडरेशन के बगैर अगर कोई भी चीज़ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं हो सकती। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं उसकी, जैसे गिफ्ट हो गया, कुछ और एक दो चीज़ें हैं, बट वहाँ पर हो सकता है, वो अलग लॉज में भी गवर्नड होती हैं। ठीक है, तो अब बेसिक रूल ये है कि कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये जो कंसिडरेशन है ये एक लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यू भी कहते हैं, समथिंग इन रिटर्न। लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू का मतलब है विच हैज़ वैल्यू इन द आइज़ ऑफ लॉ। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप पैसे ही दें, बाटर सिस्टम में भी तो होता है ना। ये तो तब का कॉन्ट्रैक्ट है 1860s का, 1870s का। तब तो पैसे ज़्यादा चलते भी नहीं थे, अनाज के बदले लोग चीज़ें खरीद लिया करते थे। तो ये ज़रूरी नहीं था कि पैसे ही आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो। ये भी हो सकता था कि आप मेरा घर बना दें, मैं आपको 100 टन अनाज दे दूंगा, ये बहुत कुछ होता था। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता था कॉन्ट्रैक्ट, ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया पहले तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और रिटर्न, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो मैंने आपको ये सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो विच हैज़ वैल्यू इन द आइज़ ऑफ लॉ, इट इज़ अ कंसिडरेशन। इट मे बी प्रॉमिस, या तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैंने आपसे, आपने बोला कि मैं आपका घर बनाऊँगा, ठीक है, उसकी कंसिडरेशन क्या है? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका दूसरा घर को रिपेयर करूँगा, या मैं आपके दूसरे घर में वेल्डिंग का काम करूँगा, कुछ भी करूँगा, वो भी प्रॉमिस भी एक तरह से कंसिडरेशन है। या गुड्स दूंगा, आपने मेरा घर बनाया, मैं आपको गुड्स दे दूँगा, मैं जो सामान बेचता हूँ, ठीक है, या पैसे ही दूंगा या कुछ स्किल्स दूंगा। मैंने आपको बोल दिया कि आप मेरा घर बनाओ, मैं आपके बेटे को पढ़ाऊँगा या आपके भाई को पढ़ाऊँगा, एज द केस में भी। ठीक है ना, तो वो भी एक कंसिडरेशन हो सकती है। ठीक है ना, कुछ उसको सिखा दूंगा या कुछ पढ़ाना सिखा दूंगा, रिटर्न फाइल करना सिखा दूंगा, वो भी एक स्किल्स हैं। तो वो भी मैं उसको बता सकता हूँ, आपने मेरा कुछ रिपेयर का काम किया, मैंने आपके भाई को या आपको ही कुछ रिटर्न भरना सिखा दिया, इनकम टैक्स की या कुछ भी। ठीक है ना, दैट इज़ कंसिडरेशन। ठीक है ना, कंसिडरेशन क्या है? प्रॉमिस और परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर। प्रॉमिस और परफॉर्मेंस, प्रॉमिस कर सकते हैं या परफॉर्मेंस, कुछ परफॉर्म करूँगा मैं, डेट द पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर इज़ अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। किसके डिज़ायर पे मूव होगी? प्रॉमिसर के, आपके डिज़ायर पे। किसके? प्रॉमिसर कौन है? ऑफरर। ऑफरर के डिज़ायर पे होगा। मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, मैं डिज़ायर करूँगा कि मेरे को कंसिडरेशन कैसे चाहिए। अब मैं बोलूँगा मैंने आपको कुछ ऑफ़र किया प्रॉमिसर के डिज़ायर पे, मैं प्रॉमिसर हूँ, ऑफरर। ऑफरर इज़ अ प्रॉमिसर। मैंने आपको बताया था लीगल लैंग्वेज में ऑफरर को प्रॉमिसर कहते हैं और एक्सेप्टर को क्या कहते हैं? प्रॉमिसी। ठीक है ना, यस केस में भी, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे को मतलब एक तरह से हो तो यही रहे ना। ठीक है ना, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। ठीक है ना, मेरे डिज़ायर पे होगा। मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ, मैं ही बोलूँगा कि कंसिडरेशन मुझे कैश में चाहिए या बैंक में चाहिए, या आप मेरे लिए ये काम कर दो या ये काम कर दो। ठीक है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देयर कैन बी स्ट्रेंजर इन कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रॉन्गर नहीं है, स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर ध्यान रखना, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नहीं है, स्ट्रेंजर है। ठीक है ना, स्ट्रेंजर है। तो देखो मेरी बात समझो, दूसरा रूल क्या है? कंसिडरेशन में मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। ये पहला रूल है कि कंसिडरेशन मेरे डिज़ायर पे, ऑफरर के डिज़ायर पे होगी, मूव करेगी। मैं बताऊंगा मेरे को चाहिए कंसिडरेशन, मेरे को पैसा दे दो, नहीं तो मैं ये भी पहुंचा सकता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं आई एम इन कैनेडा। ठीक है ना, आप मेरे कज़न को दे दो या मेरे घर पे देने आ जाओ, यहाँ पर ये बंदा होगा या मेरा क्लर्क होगा। दैट इज़ ऑल्सो अ कंसिडरेशन। इट इज़ अ ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन इन द आइज़ ऑफ लॉ। एंड second rule है, consideration may move from promisee or any other person.
कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर प्रोमिसी कौन है, एक्सेप्टर है, ठीक है ना। आप कहते हैं मैंने आपसे कांटेक्ट किया, क्या मैंने आपको ऑफ़र दिया कि मैंने आपको क्या ऑफ़र दिया, मैं प्रोमिसर हूँ, मैंने आपको ऑफ़र दिया कि मैं आपकी बिल्डिंग बनाता हूँ, आप एक्सेप्टर हैं, आपने एक्सेप्ट किया। आप ये भी कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं आप ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस को दोनों को इकट्ठे लेके जा सकते हैं। कैसे, मैं आपको इसके कैसे कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये कैसे होगा। जैसे मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं ऑफरर हूँ, मैं बोलता हूँ मैं आपका घर बना के दूंगा, और आप एक्सेप्टर हैं, आप प्रोमिसी हैं। आप बोलते हैं ठीक है, आप मेरा घर बना के देंगे, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये तो हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। बट अगर मैं आपको ऑफ़र देता हूँ कि आप, एक एग्जांपल, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट था, जनरल एक एग्जांपल था कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको कंसिडरेशन आपको ही को कंसिडरेशन दी, ये तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जस्ट आपको मैं ये ऑफ़र देता हूँ कि आप मेरा घर बनाएंगे, जस्ट एक एग्जांपल है ये, आप मेरा घर बनाएंगे। आप कहते हैं हाँ मैं आपका घर बनाऊंगा, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप प्रॉमिस ही हैं। मैं क्या हूँ, ऑफरर, मैं प्रॉमिसर हूँ और आप प्रॉमिस ही हैं, ठीक है। आपने बोला ठीक है मैं आपका घर बनाता हूँ, बट जो पैसे हैं वो मुझे मत देना, मेरे भाई को दे देना। तो आपके डिज़ायर पे कंसिडरेशन मूव कर रही है, आप एक्सेप्टर हैं, आप बोलते हैं मैं काम करूँगा, ठीक है ना। कंसिडरेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन, ठीक है ना। आप बोलते हैं कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि एक लेट्स सपोज, ये तो एक एग्जांपल था कि मैंने आपको ऑफ़र दिया कि आप मेरा घर बनाएंगे, जस्ट एक एग्जांपल में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखिए मैं आपको ऑफ़र देता हूँ जैसे कि क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंसिडरेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली चीज़ है। इसको प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भी कहते हैं। देयर इज़ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन और देयर इज़ अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिविटी का मतलब प्राइवेसी होता है, प्राइवेसी मतलब आपस में दोनों ऑफर एंड एक्सेप्टर, ठीक है ना। एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको ऑफ़र बोलता हूँ कि क्या मैं आपका घर बना दूँ, आप बोलते हैं ठीक है बना दीजिए, ठीक है। ये तो एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप समझ रहे हैं ना, ये कॉमन कॉन्ट्रैक्ट है। आप सब कुछ भूल जाइए, एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा एक मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या मैं आपका घर बनाऊं, बोलते नहीं मेरा घर नहीं, मेरे भाई का घर बना दो, मैं आपको पैसे दूंगा। या आपका घर बनाता हूं पर आपका भाई आ जाता है और वो बोलता है मैं आपको पैसे दूंगा, आप इसका घर बना दीजिए। तो पैसे आपने नहीं दिए, आपके भाई ने दिए। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक टॉपिक है, इसको एक क्लास में तो मैं एक क्लास में पूरी इस पे ले जाता हूँ, बट एक चीज़ समझने वाली है, इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है ना। घर बनाने के लिए आप भी पैसे दे सकते हैं मुझे, आपका भाई भी दे सकता है, कोई और भी दे सकता है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में वैलिड होगा। आप मुझे फोर्स कर सकते हैं कि कंसिडरेशन तो आई थी, चाहे मेरे भाई ने दी थी चाहे किसी ने भी दी थी, तो कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्स आप भी करवा सकते हैं, कोर्ट में आप भी जा सकते हैं कि भाई पैसे तो मेरे भाई ने दे दिए थे, इसने घर नहीं बना के दिया, ठीक है ना। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जस्ट एक क्रक्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको समझाने में मुझे भी टाइम लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपको कैसे समझाऊँ, बट फाइनली आई गॉट इट द वे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। क्लास में तो एक दो बच्चों को मैं खड़ा करके समझा देता हूँ, बट नाउ मेरे को खुद एग्जांपल लेना पड़ रहा है ABCDEF, ठीक है ना। देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन ही है ना। मैंने बोला मैं आपका घर बना देता हूँ, आपके भाई ने कंसिडरेशन दे दी, आपका भाई तो स्ट्रेंजर था कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट तो हम दोनों के बीच में चल रहा है, आपके और मेरे बीच में, कि मैं आपका घर बनाऊंगा, और आपने बोला मैं पैसे दूंगा, पैसे आपने नहीं दिए आपके भाई ने दिए, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, बट आप मुझसे इन्फोर्स करवा रहे हैं, ठीक है ना। बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में नहीं हो सकता। क्यों? देखो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने बोला मैं आपका घर बनाऊंगा, आपने बोला ठीक है मैं आपको पैसे दे देता हूँ, या आपके भाई ने पैसे दे दिए। अब यहाँ आपका भाई बोलता है, आप कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा और आपके बीच में हुआ है ना,
तीसरा बंदा आपका भाई आके बोल दे या कोई और ACDEFG है चाहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, कोर्ट में चला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट तो हम दोनों के बीच में हुआ है। आप कौन, मतलब आप कौन हैं? ठीक है ना, आप तो कोई है ही नहीं। जब जब मतलब मेरी बात समझिए, ठीक है ना, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हम ही कोर्ट में जा सकते हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं कोर्ट में जा सकता। कंसिडरेशन पैसे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई और भी दे सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हम दोनों के बीच में था, तो हम दोनों के बीच में ही रहेगा। हम दोनों के बीच में पार्टी में ऑफर एंड ऑफरी ही दोनों कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी ही कोर्ट में जा सकते हैं इन्फोर्स करवाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट कोई थर्ड पर्सन नहीं जा सकता, बट कंसिडरेशन कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। दैट इज़ अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इन द कोर्ट। ठीक है ना, ओके नाइस। ये थोड़ा पॉइंट समझाया है मैंने, अगर नहीं भी समझ आएगा तो दोबारा से मेरे से पूछ सकते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, तो अभी मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा जो है इन अदर वर्ड्स कंसिडरेशन में बी पेड बाय थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। ठीक है ना, अदर दूसरे वर्ड्स में कि प्रोमिसी के बिहाफ पे, एक्सेप्टर के बिहाफ पे कोई और पैसे भी दे सकता है कंसिडरेशन। ठीक है ना, मैं ऑफर देता हूँ कि मैं ये काम करूँगा, आप नहीं देते, आपके कोई अलावा कोई और दे सकता है। ठीक है, कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी एडिक्वेट। मैंने आपको बता दिया कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है। ठीक है ना, ये थर्ड रूल है, कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है, बट एडिक्वेट हो या ना हो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। ठीक है ना, आपको मैंने बता दिया कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है, एडिक्वेट हो या ना हो। कई बार ये भी होता है कि 100 रुपये की चीज़ आप 5 रुपये में ख़रीद लेते हैं, तो बाद में आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं कह सकते, उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ऑफर कैंसिल नहीं कर सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपये की चीज़ थी, 5 रुपये में ले गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। कंसिडरेशन तो थी ना, 5 रुपये तो दिए हैं ना। अगर मैं 100 रुपये की चीज़ आपको फ्री में दे देता तो कॉन्ट्रैक्ट ये होता, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है, एडिक्वेट होनी ज़रूरी नहीं है। यही एक रूल है कंसिडरेशन का। ठीक है, प्रोमिसर मे टेक कंसिडरेशन लेस देन इट्स मार्केट प्राइस एट इट्स डिज़ायर। यही उसको एक्सप्लेन किया गया है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होनी ज़रूरी नहीं है। ये 3 रूल्स थे जो इंपॉर्टेंट थे। वैसे तो रूल्स काफ़ी सारे हैं, आप एक बार अपना मॉड्यूल खोल के देखना, बट उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन 3 चीज़ों पे आते हैं। उसके बाद मैं RTP MTP सब करवाऊँगा, उसमें आपको पता लगेगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ पूछी जाती है, ऐसे पूछी जाती है। इसको समझाना, जो कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट थे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। रट्टा तो कोई भी लगा लेगा, रट्टा तो BCom के स्टूडेंट लगा लेते हैं, वो कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ते और तब भी लॉ में पास हो जाते हैं, बट हमने CA करनी है। और आपको एक और बात बता दूं, क्या बात, कि एक BCom का स्टूडेंट होगा जो BCom करी होगी, उसका मार्केट में प्राइस लगते साल जब फ्रेशर होता है, लुधियाना की बात कर रहा हूँ, विद इन लुधियाना, नॉट आउटसाइड लुधियाना। दिल्ली में तो बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज मिलती हैं, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में और मुंबई में, बट विद इन लुधियाना अगर आप लुधियाना में काम करते हैं, एक अकाउंटेंट को 12,000 भी देने से लोग डरते हैं। जो फ्रेशर अकाउंटेंट होता है, ठीक है, जो BCom पास होता है और फ्रेशर होता है, उसको 12,000 भी नहीं कोई देता। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप लगते साल फ्रेशर, लुधियाना की बात कर रहा हूँ, लुधियाना की 35,000 40,000 इससे कम नहीं कमाएंगे। ठीक है ना, लगते सारी फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस होते रहेंगे। और एक अकाउंटेंट को 3-3 4-4 साल लग जाते हैं अपनी सैलरी को इंक्रीमेंट करवाते हुए, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साल 1.5 साल बाद तो स्विच कर लेता कंपनी। ठीक है ना, ये पावर है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। मैंने भी जॉब की है, मैं आपको बताता हूँ, मुझसे ज़्यादा उम्र के अकाउंटेंट मुझसे कम सैलरी ले रहे थे, और मैं अभी यंग था और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैं उनसे डबल सैलरी ले रहा था। ये होता है डिफरेंस, और ये आपको पढ़ाई से आएगा, आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग से आएगा, और आपको नॉलेज से आएगा। ठीक है ना, तो मैंने ये जॉब छोड़ी कि ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट आपका ये है कि अपनी प्रैक्टिस में जाएं एंड इन फ्यूचर आप ज़्यादा ग्रोथ करें। ठीक है, डिसीजन इज़ योर्स। आप जॉब में जा सकते हैं, प्रोफेशन में जा सकते हैं, पार्शल जॉब और रिटेनरशिप पे जा सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल भी करें और कुछ साथ में जॉब भी कर लें, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। पार्शल COP होल्ड करना होता है, सब कुछ होता है, वो आपको पता लग जाएगा। धीरे धीरे करके आप सब कुछ जानेंगे। जस्ट फॉलो एंड याद करते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन आता है जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो सेकंड रूल मैंने आपको बताया है कंसिडरेशन का, कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू। ये देखिए, ये इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए जब तक
हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे। फ़िलहाल के लिए ये कंसेप्ट समझिए, और कंसेप्ट समझने के बाद एक बार अपना मॉड्यूल खोल के भी देख लीजिए, मॉड्यूल में भी एक बार पढ़ लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से मॉड्यूल में भी बताऊंगा कि यहाँ पर ये हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये पढ़ा था, ये टॉपिक थोड़ा बहुत अगर कुछ था तो ये था, मतलब ये रीड कर लेना, ये आपको समझ आ जाएगा। जो मेन बेसिक पॉइंट्स थे, जो मेन चीज़ें थी वो यही थी, क्योंकि पेपर में तो यही लिखना है, पेपर में तो यही आना है। और इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 15 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा जैसे बीकॉम में आता है, या कोई अपने को हमारे को पैराग्राफ बनाने हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये इसमें टू द पॉइंट लिखेंगे, जितना टू द पॉइंट लिखेंगे ब्रीफ में लिखेंगे और सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वहीं पर मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर लेंथ का कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर पॉइंट्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करती है। अगर आपने रट्टा लगा लिया, कोई एक आध वर्ड भी इधर उधर हो गया और उसका लाइन की सेंस ना बनी, तो वहाँ पर उनके लिए वो जो पूरा लिखा हुआ है आपने वो इनवैलिड है, वो उनके लिए पूरा क्रॉस है। लोग कह देते हैं कि हमारे को CA के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हमने इतना बड़ा लिखा था और पूरा काटा मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसकी सेंस ही नहीं बनती। लॉ में आपने समझ के नहीं किया, आपने रट्टे लगा के किया, तो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो यही है, यही CA का रक्स है। अगर आपको थ्योरी भी पढ़नी है तो वो समझ के ही पढ़नी पड़ेगी। अगर आप थ्योरी भी समझ के नहीं पढ़ते तो यू विल बी फेलियर। रट्टा और समझ दोनों होनी चाहिए। रट्टा इसलिए कि आप कोई पॉइंट ना भूल जाएं, और समझ इसलिए कि आप पॉइंट भूल भी चाहें तो उसको अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से इतने अच्छा लिख दें कि आप अच्छे गुड मार्क्स फैच कर पाएँ। तो मेन समझ है यहाँ पर। अगर यहाँ पर CA कर ली तो आपको मेन ये समझा रहे हैं कि आपने कैसे करना है, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड ये एस्पेक्ट पूछते हैं। लॉ में भी प्रैक्टिकली के स्टडीज़ वाइज एक तरह से क्वेश्चंस ड्राफ्ट होते हैं, तो वो ही आपको यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लेंथ में मत जाइए। आप सोचेंगे कि बस सर इतना सा करवाते हैं और सर बोल देते हैं, बट मैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवाता हूँ, कंसेप्ट चैप्टर को क्लियर कराता हूँ, और ये कंसेप्ट ही हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और कंसेप्ट के बाद आपको मैं क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या MTP के हैं, मॉक टेस्ट पेपर होंगे, आपने देखे नहीं होंगे, या RTP हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स आते हैं, वो भी आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। वो भी एक बार आप देखेंगे, इसके रिलेटेड जो उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद अब एविडेंस, प्राइमा फेसी एविडेंस नॉट फाइनल एंड इट में चेंज। देखो, एक एविडेंस, एक कंसेप्ट मैं आपको एक सिर्फ क्लियर कराना चाहता हूँ कि ना, ये तो वैसे लॉ का है, बट प्राइमा फेसी एविडेंस नॉट फाइनल इट में चेंज। प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, मेरे को ऊपर से लग रहा है कि भाई ये एविडेंस है, ठीक है ना। तो और कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है फाइनल एंड विल नॉट चेंज। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है ये फाइनल है, ये चेंज नहीं है। कोर्ट को लगता है कि ये तो फाइनल है, इसको कुछ नहीं, इसमें छेड़ाछाड़ी की जा सकती, ये तो कंक्लूसिव प्रूफ है कि भाई हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। प्राइमा फेसी एविडेंस लग रहा है। अब जैसे कोर्ट में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाते हैं, कोर्ट केस तभी रजिस्टर करता है जब उसको प्राइमा फेसी लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है, सारी वैलिड कंडीशन सेक्शन 10 की पूरी होंगी, तो वो एक बार केस एडमिट कर लेता है। फिर दूसरी पार्टी को बुलाता है, दूसरी पार्टी को बुला के फिर वो एविडेंस लेते हैं, आपस में एक दूसरे से आर्गूमेंट होते हैं, सुनवाई होती है, उसके बाद फाइनल डिसीजन आता है। एंड देन फाइनल डिसीजन के बाद कोर्ट ये मानती है कि हाँ कंक्लूसिव एविडेंस है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, सारा कुछ प्रूव है, सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी कंप्लाई विद हैं, कंसिडरेशन है, सब कुछ है, और बाकी सब कुछ है, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है, कंसिडरेशन भी लॉफुल है, सब कुछ है, फ्री कंसेंट है, सब कुछ है। तो फिर कंक्लूसिव एविडेंस मान लेती है कोर्ट कि ये सही है, कंक्लूसिव है, ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, एकदम कंक्लूसिव एविडेंस है। एविडेंस का मतलब क्या है? कोर्ट में जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी एज अ प्रूफ देते हैं अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए कि भाई हाँ ये बात है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हम कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट की कॉपी दे देते हैं कोर्ट में, एक तरह से फैक्ट है कि भाई हाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमने पहले अपने वो मतलब कोर्ट में लिख के दिया कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऐसे ऐसे इसने तोड़ दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो है वो एक एविडेंस है, ठीक है ना। हम वो फैक्ट को प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेकर जा रहे हैं कोर्ट में, तो वो एक एविडेंस है। अगर ओरल है तो हम विटनेस को लेकर जा रहे हैं, तो ठीक है ना। इस तरह से प्रूव किया जाता है कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बता दिया, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था वो बहुत ज़रूरी था, तो इट इज़ मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आपको मैं आगे बताता हूँ कंसिडरेशन के कुछ और चीज़ें। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखो, कंसिडरेशन कोई भी पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। मैंने पास्ट में कोई आपके लिए काम किया था, ठीक है ना, कोई मैंने आपके लिए कोई आपको मतलब खाना दिया था या आपका घर बनाया था। अब आप आज कह रहे हैं आके कि आप अब CA बन गए हैं, आप मुझे बोलते हैं कि चलो मैं आपको या आपके भाई को मैं पढ़ाता हूँ
या कुछ रिटर्न भरना सिखाता हूँ, तो आप वो पास्ट कंसिडरेशन को लेकर ही आपने इस बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ भाई आपने उस वक्त ऐसा किया था, तो चलो आपने उस वक्त पास्ट कंसिडरेशन को मान लेंगे। मतलब ये वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पास्ट भी हो सकती है। मैंने कुछ काम कर दिया था पहले, मैंने सोचा था पैसे दूँ, आपने मुझे पैसे देंगे, बट आपने पैसे नहीं दिए उस वक्त। बाद में आपने बोला चलो मैं उसके बदले आपको पैसे तो नहीं दे सकता, मैं आपको पढ़ा दूँगा, तो ये पास्ट हो गई। प्रेजेंट, मैंने आपका घर बनाया, आपने मुझे पैसे दे दिए, तो प्रेजेंट होगी। फ्यूचर, मैंने आपका घर बनाया, आप बोलते हैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है आपको मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा, तो फ्यूचर कंसिडरेशन होगी। कंसिडर मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन जो है ना रियल होनी चाहिए, कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए लॉ में क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसकी लॉ में कोई वैल्यू होनी चाहिए। मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। इम्पॉसिबल कंसिडरेशन नॉट अलाउड। ठीक है ना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कंसिडरेशन रियल और इल्यूजरी के डिफरेंस। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मरे बंदे को मैं ज़िंदा कर दूंगा, आप मेरा घर बना दो, मैं कंसिडरेशन देता हूँ, हाँ मरे बंदे को ज़िंदा कर दूंगा, आप मेरा घर बना दो, ठीक है। तो क्या 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 ये इल्यूजरी है, मैं बंदे को ज़िंदा नहीं कर सकता। रियल कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर घर बनाने के बदले पैसे तो मिलेंगे तो रियल है कंसिडरेशन। इल्यूजरी का मतलब है कुछ भी, मैं जादू ये वगैरह ऐसी चीज़ें जो सी है, जो इल्यूजरी है, जो कोई मान्यता नहीं है उसकी, वो वाली चीज़ें नहीं कर सकता। तो ज़रूरी यही है कि कंसिडरेशन जो होनी चाहिए रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक कंसिडरेशन का ही रूल है। कंसिडरेशन शैल बी सच for which promisee is not legally bound to perform. Consideration shall be such for which promisee is not legally bound to perform. देखो कंसिडरेशन ऐसी नहीं कोई चीज़ होनी चाहिए जो पहले ही प्रॉमिसी जो है लीगली बाउंड टू परफॉर्म है। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपका घर बनाता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि कंसिडरेशन में आप ऐसे करना कि ट्रैफिक रूल फॉलो करना। आप बोलोगे ट्रैफिक, ये कोई कंसिडरेशन हुई? आपको ट्रैफिक रूल तो वैसे भी फॉलो करने हैं, लॉ ऑफ लैंड है, लॉ ऑफ लैंड है, आपको फॉलो करना ही करना है। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में बोल देता हूँ कि मैं आपका घर बनाता हूँ, आप ट्रैफिक रूल फॉलो करो, ये कोई कंसिडरेशन नहीं है आपकी तरफ से कि आप ट्रैफिक रूल तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये एग्ज़ाम्पल मैं फ्यूचर में नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को अगले वाले में भी लेना था, ठीक है। बट कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इमोरल नहीं होनी चाहिए और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अनलॉफुल कैसे कंसिडरेशन? जी मैं आपका घर बनाता हूँ, आप मुझे इतने किलो अफ़ीम दे दो मेरे को, अफ़ीम, ठीक है। ये क्या हो गया? कंसिडरेशन। जो आपने मेरे को अफ़ीम देनी है या मतलब जो ड्रग्स देनी है वो क्या हो गया, वो इलीगल होगी कंसिडरेशन, ठीक है ना। इमोरल नहीं होनी चाहिए कंसिडरेशन। ये नहीं होनी चाहिए कि देखो मैं कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज जो है वो क्या है, एक तरह से इमोरल है और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है कि हम बाहर जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए लड़का लड़की शादी कर लेते हैं। जैसे अगर मेरी पीआर है और मेरी कनाडा में पीआर है और मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ मुझे कनाडा जाने पे कनाडा में ख़र्चा भी होगा, थोड़ा बहुत कुछ होगा, तो मैं लड़की को बोलता हूँ कि मेरी तो पीआर है, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में शादी कर लो 1 साल के लिए, आपकी भी पीआर हो जाएगी और कुछ पैसे आप मुझे दे देना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जो कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, ठीक है ना, ये नहीं अलाउड, ठीक है ना। कंसिडरेशन ये नहीं अलाउड कि मैं आपके साथ मैरिज करके वहाँ पर सेटल हो जाऊँ, ठीक है ना। एक बात समझिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज अलाउड ही नहीं है। मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज कहीं पर भी नहीं अलाउड, ठीक है ना। मुस्लिम लॉ भी एक यहाँ पर पर्सनल लॉज है, हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है ना, जो हिंदू पे एप्लीकेबल है। मुस्लिम के लॉज हैं, शरीयत एक्ट है, उसमें भी इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मैरिज नहीं होती, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं होती, लाइफ टाइम मैरिज होती है। एक कॉन्सेप्ट है कोई सऊदी अरब में, उसमें मुत्ता मैरिज होती है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज होती है, बट दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया में शरीयत एक्ट है और उसमें भी मैरिज जो है फॉर लाइफ टाइम ही होती है, एक्सेप्ट डिवोर्स आप ले सकते हैं, बट आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि मैं मैरिज इतनी ही देर के लिए करूँगा, ठीक है ना। मैरिज एक लाइफ टाइम एक चीज़ है, ठीक है ना, और इट इज़ अ सैक्रोसेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, ठीक है ना।
ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जस्ट एक नॉलेज से के लिए। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेप्थ में ले जाता हूँ। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया एंड यहाँ तक मैं आपको क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको थर्ड पार्टी का सूट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब बताऊँगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जस्ट एक क्लास है जिसमें मैंने आपको जस्ट एक बेसिक नॉलेज दी है और थोड़ा सा आपको सीए के बारे में भी बताया है। बीच में जो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उसका एग्जांपल ढूंढने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट मैंने आपको वो अच्छे से समझाया है। अगर अब इसमें भी आपको कुछ दिक्कत आए किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर दोबारा से एक एलैबोरेटेड वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। और जब भी खुलेगा तो फिज़िकल फेस टू फेस और क्लासेस में मैं आपको फिर से दोबारा से बता दूंगा, ठीक है सर। ओके।